नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? अच्छे होंगे। श्याम क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार। दोस्तों, आपको मालूम है, आपने टाइटल में देख ही लिया होगा कि आपका टॉपिक चल रहा है सेल, और सेल में लगभग कंप्लीट टॉपिक होने वाला है, और लगभग आज की क्लास के बाद में एक क्लास और बच जाएगी और लगभग कंप्लीट हो जाएगा। मेरे हिसाब से दोस्तों आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। तो अब आपको बता दूं कि आज आपके सेल के चलेंगे, यानी बैटरी किसे कहते हैं और उनका सेलों का समूह किस प्रकार होता है और उसका आंतरिक प्रतिरोध किस प्रकार ज्ञात करें। ये चीज़ें दोस्तों आज सब चीज़ें क्लियर करवा देंगे, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करना और दोस्तों को साथ शेयर जरूर करना। तो अब ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते, मेन पॉइंट पे आते हैं। अब तो इसमें देखो कि आपकी सबसे पहले बैटरी होती क्या है। तो मेन पॉइंट है क्या? बैटरी। तो बैटरी क्या होती है? तो है आपकी बैटरी। अब दोस्तों आप जानते होंगे कि बैटरी क्या होती है, यानी सेलों के समूह को ही बैटरी कहते हैं। सेलों के समूह कैसे कि सेलों को हम श्रेणी क्रम में जोड़े, समांतर क्रम में जोड़े या मिश्रित क्रम में जोड़े, किसी प्रकार के इनको ग्रुपों में जोड़ देंगे, श्रेणी ग्रुप, समांतर ग्रुप या मिश्रित ग्रुप। तो सेलों के समूह को ही बैटरी कहते हैं। तो मेरे हिसाब से इस परिभाषा में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ तक क्लियर होने के बाद अब चलते हैं कि सेलों के समूह, यानी सेलों के समूह किस प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो अब देखो, सेलों के समूह है, सेलों के समूह है। तो सेलों के समूह की बात करें तो दोस्तों सेलों के समूह तीन प्रकार के होते हैं: श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और मिश्रित क्रम। दोस्तों तो तीन क्रम हो गए, श्रेणी, समांतर और मिश्रित। अब श्रेणी, समांतर, मिश्रित होते क्या है वो आपको एक एक विस्तार से बताएंगे। तो सबसे पहले बात करें श्रेणी, यानी श्रेणी के समूह आ गए। यह मुख्य तीन प्रकार के थे, यह तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। अब तीन प्रकार कौन कौन से हैं दोस्तों, वो आप विस्तार से देखिए दोस्तों। तो आपका पहला है श्रेणी समूह, यानी श्रेणी समूह। और श्रेणी समूह मान लो या श्रेणी क्रम मान लो या श्रेणी ग्रुप मान लो, बात एक ही है दोस्तों। तो श्रेणी समूह क्या होता है, यानी अधिक मान का विद्युत वाहबल प्राप्त करने के लिए सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। क्यों किया जाता है? अधिक विद्युत वाहबल प्राप्त करने के लिए हम सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। किस प्रकार करते हैं वो देखो दोस्तों। आपने प्रतिरोध के क्रम पढ़े होंगे कि श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और मिश्रित क्रम। वो क्रम यह है, यानी आपके प्रतिरोध तथा आपके सेल सेम है। हाँ, एक आता आपका कैपेसिटर, ये इनका विपरीत है। यानी अगर यहाँ पर श्रेणी समूह हो रहा है, सेल मान लो या आपके प्रतिरोध मान लो, तो आपके कैपेसिटर में जस्ट उल्टा होगा, श्रेणी का समांतर हो जाएगा और समांतर का श्रेणी, यानी जस्ट उल्टा होगा। लेकिन ये चीज़ें आपकी वो एक ही समान रहेगी, प्रतिरोध मान लो या आपके सेल मान लो। तो लगभग जिस बंदे ने वो संयोजन अच्छे से लिया, उसको इनमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। और हर बार कंपटीशन देख लो, भले ही ITM देख लो, इसमें से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं दोस्तों। तो ये समूह जरूर देखना, क्योंकि श्रेणी समूह मैंने आप एक नहीं हर बार एग्जाम में देख लेना जरूर कि अगर आपके ITM की परिस्थिति दी है, अगर कंपटीशन का कोई भी एग्जाम ले लो, लगभग इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब देखो श्रेणी समूह किस प्रकार करते हैं। तो इसमें क्या होता है श्रेणी समूह में, पहला सिरा धन सिरा और ये ऋण सिरा, सही है। ये तो क्या आ गया आपका सेल आ गया। अब इस सेल के आने के बाद में, यानी पहले सेल का ऋण सिरा, दूसरे सेल का धन सिरा, फिर दूसरे सेल का ऋण सिरा और तीसरे सेल का धन सिरा, फिर तीसरे सेल का ऋण सिरा और चौथे सेल का धन सिरा, और फिर इनको इस प्रकार करते हुए लोड से जोड़ देंगे। तो ये हो गया आपका सीरीज, यानी श्रेणी समूह। तो इस प्रकार, यानी ये प्लस फिर माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। तो पहले सेल का ऋण सिरा और दूसरे का धन, दूसरे का ऋण, तीसरे का धन, तीसरे का ऋण, चौथे का धन, और फिर ये इस प्रकार आके परिपथ पूर्णों के लोड से संयोजित कर दिया। तो ये आपका श्रेणी समूह इस प्रकार होता है। अब दोस्तों इसमें क्वेश्चन किस प्रकार पूछता है वो आपने, अब दोस्तों ध्यान रखना, लगभग सेलों का औसत वोल्टेज 1.5 वोल्टेज आपको अगला एग्जाम में आपको अगर वोल्टेज दे रखा है कि एक सेल की वोल्टेज 1.5 वोल्ट है तो सही है, अन्यथा 90 दे और आपको पूछ ले कि इन चारों सेलों की कुल वोल्टेज क्या है,
तो आपको इनमें क्या होगा कि 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, यानी टोटल क्या होगा जोड़ना पड़ेगा। और अब आप भी जानते हो, यानी आपने पढ़ा भी होगा, यानी क्या पढ़ा होगा कि आपने पढ़ा होगा कि इसका क्या सूत्र होता है, ET बराबर एन ई, एन यानी कुल और ई यानी EMF यानी एक सेल की वोल्टेज क्या है। तो ये क्या आ गया कुल, ये तो ET क्या है, कुल विद्युत वाहबल, एन यानी कुल सेलों की संख्या, ई यानी एक सेल की EMF यानी वोल्टेज क्या होती है। तो अब आपको मालूम है यहाँ पर कितने सेल है, 1 2 3 4, तो सूत्र में मान रखे देख लो आप, एन की संख्या कितनी, 1 2 3 4 एन की संख्या आ गई, बल्कि एक सेल की वोल्टेज कितनी है 1.5 वोल्ट, तो 15 चौके 60, लगभग आपकी 6 वोल्ट टोटल कुल विद्युत वाह बल आ गया। तो सेलों के श्रेणी समूह में इस प्रकार कुल विद्युत वाह बल हम ज्ञात कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, लेकिन एक दिक्कत है दोस्तों, अब इसमें क्या होता है कि संयोजन चेंज कर देता है, उनमें से क्वेश्चन होता है और लगभग एग्जाम में इस आपके श्रेणी क्रम समूह में इसी प्रकार के क्वेश्चन, यानी ये सिंपल क्वेश्चन लगभग सभी बच्चों को आते हैं, लेकिन इनमें कंफ्यूज करने के लिए कुछ अलग पूछता है। वो क्वेश्चन आप देखो किस प्रकार पूछता है, यानी उसमें यहाँ तक आपको मेरे हिसाब से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है उनमें देखना दोस्तों किस प्रकार पूछा जाता है कि दे दिया ये धन सिरा ये ऋण सिरा, यहाँ पर भी ये धन सिरा ये ऋण सिरा, लेकिन इधर ये ऋण ये धन, फिर वापस वही, हाँ इतने मान लो एक बार, हाँ फिर वापस ये आ गया, फिर वापस, यानी मैं लगभग इस प्रकार कर देता हूँ। अब दोस्तों इसमें जो उल्टे संयोजन हैं उनको तो आपस में काट दो और जो सही है उनको आपस में जोड़ लेना, ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों इसमें देखना ये क्या है, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 1 पॉइंट, ये थोड़ा गलत जुड़ गया दोस्तों। एक बार दोस्तों दोबारा देख, पहले इजी लेवल देख लेंगे फिर आपको दिक्कत आएगी दोस्तों, यानी 1.5, ठीक है। फिर इधर इसको भी इस प्रकार जोड़ देते हैं, फिर इधर इसको इस प्रकार जोड़ देते हैं, और इसको इस प्रकार जोड़ देते हैं, और इसको इस प्रकार जोड़ देते हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको इस प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें इन संयोजनों का ध्यान रखना, ये प्लस है ये माइनस, ये माइनस ये प्लस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। तो दोस्तों ये देखो, यानी जहाँ पर दोनों सिरे आपस में जुड़े वो मान लो ये वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है, यानी बैटरी में क्या होता है, कभी भी ध्यान रखना समान दोनों को आपस में मिलाते हैं तो इनमें वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है। तो ये चीज़ आप भी नोट करके रखना। तो देखो ये ऋण, तो ये तो क्या हो गया आपस में वोल्टेज, अगर 1.5 ये वोल्टेज 1.15 वोल्टेज, तो ये दोनों तो कट गई, अब इनका कोई टोटल नहीं होगा, वापस यानी वहाँ पर ही वोल्टेज खत्म। अब आपके जो संयोजन सिरे कि दूसरे सेल का ऋण सिरा और तीसरे सिरे का धन सिरा, और फिर तीसरे का ऋण चौथे का धन, इस प्रकार ही हो गया। तो आपके 1.5 1.5 1.5, तो ये वोल्टेज टोटल मिल जाएगी, तो 15 3 45, यानी लगभग आपके 4.5 वोल्ट टोटल सेल की वोल्टेज होगी। तो इस प्रकार जो सिरे एक समान आई पास हुआ तो वो क्या हो जाएगी, वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी। यानी इस प्रकार इन सेलों के समूह में श्रेणी समांतर जिस प्रकार आप कनेक्शन करते हैं इनका पूरा ध्यान रखना कि प्लस का सिरा कौन सा है, माइनस का सिरा कौन सा है। ध्यान रखना इनमें दोनों प्लस और माइनस होते हैं, बल्कि आपके फेज ग्राम RY भी वो अलग होते हैं। तो इनमें क्या ध्यान रखना है कि प्लस का कौन सा है, माइनस का कौन सा है, तो वो आपकी बैटरी के ऊपर निशान भी आता है प्लस और माइनस। इसके अलावा वो कलर कोडिंग भी दिया जाए, उसके हिसाब से आप कनेक्शन कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से श्रेणी समूह में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब इसका कुल विद्युत वाह बल ज्ञात करना भी आपको बता दिया। इसके अलावा बता रहे हैं कि सेल का कुल आंतरिक प्रतिरोध हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो सेल का कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध, दोस्तों कुल आंतरिक प्रतिरोध अगर आप पूछ रहे हैं तो कुल आंतरिक प्रतिरोध का मतलब दोस्तों कि RT बराबर RT, R यानी प्रतिरोध, T यानी टोटल, तो RT यानी कुल प्रतिरोध। अब इसमें कुल प्रतिरोध क्या होगा, यानी N यानी सेलों की संख्या और R यानी एक सेल का प्रतिरोध। तो इस प्रकार कुल आंतरिक प्रतिरोध हम इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी परिपथ में आपको धारा पूछ ली तो इसमें पूछ लेगा कुल परिपथ की धारा, कुल परिपथ की धारा, कुल परिपथ की धारा। तो इसमें कुल परिपथ की धारा पूछे तो दोस्तों आपने पढ़ाया होगा प्रतिरोध के संयोजनों में कि I बराबर क्या होता है V/R। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पर I बराबर
एन यानी सेलों की संख्या, ई यानी एक सेल का विद्युत वह बल। इसके बाद में एन यानी सेलों की संख्या, आर यानी एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, प्लस आर। तो ये क्या होगा आर, ये आर क्या है, ये लोड प्रतिरोध यानी आपका लोड कितना है। तो इस प्रकार हम सेल का कुल परिपथ की धारा ज्ञात करें। तो ये तो कुल विद्युत धारा एन ई यानी सेलों की संख्या, ई यानी एक सेल का विद्युत बल कितना है, एन यानी सेलों की संख्या, आर यानी कुल एक सेल का प्रतिरोध, और आर यानी लोड प्रतिरोध यानी सेल का लोड प्रतिरोध कितना है। तो इस प्रकार आपका श्रेणी समूह लगभग क्लियर हो चुका है मेरे साथ दोस्तों। इसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब न्यूमेरिकल की बात करें दोस्तों, वो आपको अगली क्लास में विस्तार से बताएंगे, और श्रेणी समूह के अलग, उसके अलग, सबके अलग अलग हल करवाएंगे। आज क्या है कि आपके श्रेणी समांतर और मिश्रित क्रम है। आज की क्लास लगभग 20-25 मिनट की होने वाली है, तो लगभग मैं इतना ही बताऊंगा, और अगली क्लास में आपके क्लियर कर देंगे। हाँ, लगभग दोस्तों मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि आपका सेल का एक, इसके बाद में लगभग एक लास्ट क्लास है, इसके बाद में आपकी सेलों की क्लास कंप्लीट हो जाएगी। अब आपको अगला लेसन कौन सा पढ़ना है वो हमें कमेंट बॉक्स में राय देख के जरूर बताइए कि सर नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा स्टार्ट करना है। तो अब आपको सेलों के समूह में पहला श्रेणी क्रम हो चुका है। अब दूसरा पढ़ो समांतर क्रम। समांतर समूह है, समांतर समूह मान लो, पैरेलल ग्रुप मान लो, या सीरीज पैरेलल सर्किट मान लो। ठीक है दोस्तों। अब इसमें देखो पैरेलल सर्किट होता है क्या है, किस लिए करते हैं और क्यों करते हैं। तो दोस्तों समांतर समूह इसलिए करते हैं कि अधिक मान की विद्युत धारा अधिक समय तक प्राप्त करने के लिए सेलों को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। इस संयोजन से सभी सेलों में, इन सेलों में सभी, एक बार मैं आपको डायग्राम से और भी अच्छा समझ में आएगा। तो दोस्तों इसमें देखो समांतर समूह में, यानी समांतर समूह में क्या होता है दोस्तों, यानी ये धन सिरा, ये ऋण सिरा, फिर ये धन सिरा, ये ऋण सिरा, ये धन सिरा, ये ऋण सिरा, और ये धन सिरा और ये ऋण सिरा। फिर इसके बाद में नीचे चले तो नीचे भी क्या होगा कि नीचे भी यही प्रक्रिया स्टार्ट होगी कि यानी पहले सिरे का धन सिरा, फिर ऋण सिरा, फिर इसी सिरे में धन ऋण, फिर धन ऋण, और फिर इधर भी धन और ऋण। इस प्रकार आ गया। इस प्रकार आने के बाद में नीचे लग जाएगा कि आपका लोड प्रतिरोध। ये लोड प्रतिरोध क्या होता है, जो आप लोड से संयोजित करते हैं वो लोड प्रतिरोध कहलाता है। तो ये क्या आ गया, प्लस माइनस आ गया। तो अब दोस्तों इसकी परिभाषा समझने में आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी, इसीलिए आपको डायग्राम बना के फिर बता रहे हैं। तो अब इसकी परिभाषा देखो, यानी सेलों में अधिक मान की विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए, अधिक समय तक प्राप्त करने के लिए सेलों को समांतर क्रम में संयोजित करते हैं, और सभी सेलों के धन सिरे एक बिंदु पर, यानी धन सिरे एक बिंदु पर, यानी इधर ही है धन सिरे एक बिंदु पर तथा ऋण सिरे दूसरे बिंदु पर संयोजित किए जाते हैं, उसे समांतर समूह कहते हैं। तो इसकी परिभाषा मेरे हिसाब से आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो ये तो आपका डायग्राम बन गया। डायग्राम बनने के बाद हम बात करें कि इसका कुल विद्युत बल ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र लगेगा, तथा कुल आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र लगेगा, और कुल विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए कौन सा सूत्र लगेगा। क्योंकि बच्चों काफी बार एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ लेता गला कि इसकी धारा किस प्रकार कहते हैं, पूछ भी ले अगर सूत्र कुछ अच्छी बात है, इसके अलावा न्यूमेरिकल भी आ जाए तो उसमें भी आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आ जाए, वो आराम से इस प्रकार हल कर लेना। तो अब मैं इसकी बात करूं कि इसके लिए हमें कौन कौन से सूत्र किस प्रकार आएंगे, तो मैं इसके लिए बता दूं किसके लिए, समांतर समूह के लिए कौन सा सूत्र लगेगा। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले कुल विद्युत बल, कुल विद्युत वाहक बल के लिए कौन सा सूत्र लगता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, ET बराबर E। ET यानी कुल विद्युत बल, E यानी एक सेल का विद्युत वाहक बल, इस प्रकार आता है। बात करें कुल आंतरिक प्रतिरोध, तो कुल आंतरिक प्रतिरोध यानी समांतर समूह में कुल आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं। तो आपको मालूम है R यानी प्रतिरोध, T यानी टोटल, यानी इसमें क्या आ जाएगा कुल आंतरिक प्रतिरोध, ये आपको लगाना था इसमें। फिर R/N, R यानी प्रतिरोध, N यानी सेलों की संख्या, यानी कितने सेल है और कितने प्रतिरोध, फिर इनका भाग इसमें दे देंगे। तो इस प्रकार ये आप कुल आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हो। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब आगे बात करें कुल धारा, तो कुल धारा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, I बराबर, यानी
आई बराबर क्या हो गया, कुल विद्युत धारा। अब इसमें आपने देखोगे आई बराबर क्या होता है, वी बट्टा आर आता है, तो इसमें क्या आएगा, इसमें आई बराबर वी की जगह तो ई आ गया, ई यानी कुल विद्युत धारा। इसके बाद में क्या था दोस्तों, एन, फिर क्या आता है एन प्लस आर, नहीं सुनो दोस्तों, आर प्लस नीचे आएगा, यहाँ पर क्या आएगा एन आएगा दोस्तों, यानी इधर ये आ गया और यहाँ पर एन आ गया। अब ये आर तो क्या है, ये आर तो आपका कि एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ये आर है सेल का लोड यानी लोड प्रतिरोध, यानी उसका लोड क्या है, एन यानी इनकी संख्या, यानी सेलों की संख्या आ गई, एन यानी सेलों की संख्या। अब एक तो आंतरिक सेल का प्रतिरोध आ गया, एक लोड का प्रतिरोध आ गया, तो इस प्रकार इसकी हम कुल विद्युत धारा इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, ये चीज़ें तो आपको लगभग याद ही करनी पड़ेगी, इसके अलावा इनको हल नहीं किया जा सकता। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपके क्लियर हो चुके हैं। अब आगे बात करिए दोस्तों मिश्रित समूह। अब आप मिश्रित समूह देखना, वहाँ पर भी आपको मेरे हिसाब से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, जहाँ तक ये समझ में आ रही है उसी प्रकार वो समझे, बस आप तो यहाँ पर ध्यान रखो 100% आपको समझ में आएगा। तो तीसरी बात करें मिश्रित समूह, यानी मिश्रित समूह होता क्या है, किस प्रकार होता है और क्यों करते हैं। तो मिश्रित समूह की बात करें तो दोस्तों मिश्रित समूह वो समूह होता है जहाँ पर अधिक मान की विद्युत धारा व अधिक विद्युत वाह बल प्राप्त करने के लिए मिश्रित संयोजन किया जाता है, यानी श्रेणी और समांतर दोनों समूहों को जोड़कर मिश्रित संयोजन का निर्माण किया जाता है। तो ये तो आपने पहली परिभाषा पढ़ ली होगी। इसके अलावा बात करें जिस प्रकार के श्रेणी समांतर में कुल विद्युत वाह बल, कुल ईएमएफ और कुल आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र किस प्रकार काम में लेते हैं वो चीज़ें हो। तो मैं बात करूं कि कुल ईएमएफ यानी मिश्रित समूह में कुल ईएमएफ प्राप्त करने के लिए कौन सा सूत्र काम में आएगा, तो उसमें आएगा एन ई, यानी एक सेल का, यहाँ पर एन यानी सेलों की संख्या, ए यानी ईएमएफ यानी एक सेल का वोल्टेज। ये तो क्या आ गया इसका कुल ईएमएफ बात करने के लिए। अब दूसरी बात करूँ दोस्तों, इसके अलावा होता है कुल, यानी आपके मिश्रित संयोजन में होता है कि कुल आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, कुल आंतरिक प्रतिरोध किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो कुल आंतरिक प्रतिरोध के लिए मैंने अभी आपको बताया कि आरटी यानी कुल आंतरिक प्रतिरोध। इसके बाद करें एन आर, एन यानी सेलों की संख्या, आर यानी सेल का आंतरिक प्रतिरोध। इसके बाद में बात करूं मैं ई, तो ई क्या है विद्युत वाह बल। तो इस प्रकार ये हो जाएगा कि आप आर बराबर क्या होता है, आर बराबर क्या होता है, यानी आपका आर टी बराबर होता है एन आर इंटू ई, यानी ये तो हो गया टोटल आंतरिक प्रतिरोध, ये एक सेल, ये आंतरिक प्रतिरोध एक सेल का, ये आ गया ईएमएफ। तो इस प्रकार ये हो जाएगा। अब बात करें इसके अलावा दोस्तों, इसकी बात करें कुल विद्युत धारा की, तो कुल विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो आई टी बराबर, आई यानी धारा, टी यानी टोटल। अब इसकी बात करें ई टी, ई टी तो क्या हो गया कुल ईएमएफ। बात करें आर टी प्लस आर, आर टी यानी आंतरिक कुल प्रतिरोध और आर यानी लोड प्रतिरोध। तो इस प्रकार आपके कुल विद्युत धारा मिश्रित क्रम में ज्ञात करने के लिए ये न्यूमेरिकल ये सूत्र लगाते हैं। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों मैं थोड़ी बात करूँ, एक होता है आपका आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध यानी सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखो, फिर इसका सूत्र आपको बताएंगे और किस प्रकार होगा। यानी दोस्तों आंतरिक प्रतिरोध यानी क्या है, आंतरिक प्रतिरोध पहले तो होता है क्या, आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध तो आपने मेरे हिसाब से परिभाषा पढ़ी होगी कि सेल के द्वारा जो विरोध किया जाता है उसे आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो दोस्तों मुझे आप ये बताओ कि आंतरिक प्रतिरोध में सेल का विरोध, उस आंतरिक प्रतिरोध होता है वो सेल में किस कारण होता है। तो ध्यान रखना आपका सेल दो चीज़ों से बना होता है, एक तो होता है आपका इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड कौन सा होता है, एक तो होता है एनोड, एक होता है कैथोड, यानी एनोड कैथोड तथा आपका इलेक्ट्रोलाइट, इन दोनों की वजह से जो विरोध उत्पन्न होता है उसे ही क्या बोलते हैं, आंतरिक प्रतिरोध बोलते हैं। यानी इलेक्ट्रोलाइट तथा इलेक्ट्रोड के कारण सेल में जो अवरोध पैदा होता है उसे आंतरिक प्रतिरोध बोलते हैं। अब आंतरिक प्रतिरोध के लिए भी काफ़ी बार एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछ गए, तो उसके लिए एक सूत्र होता है वो आप लोग क्लियर कर लेना। तो आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए एक सूत्र आता है, वो क्या होता है, आर बराबर,
आर बराबर होता है ई एस माइनस आई आर, यानी ई एस माइनस आई आर। अब दोस्तों ई एस और आई आर में क्या अंतर है, इसके अलावा बात करूँ मैं आई, अब आपने पढ़ा होगा कि आर बराबर होता है वी बट्टा आई, तो मैं यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का, ये तो आर यानी क्या हो गया आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध। बात करूं मैं ई एस, ये ई एस क्या होता है, तो ये स्रोत ईएमएफ होता है, यानी सप्लाई में जो वोल्टेज दे रहे हो वो ईएमएफ हो गई। आई आर, आई आर क्या होती है, आई यानी होती है सेल परिपथ की धारा, सेल परिपथ की धारा, सेल परिपथ की धारा। और ये क्या होता है आर यानी सेल परिपथ का प्रतिरोध, सेल परिपथ का प्रतिरोध। यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों। इसके अलावा बात करूँ मैं ये, तो ये आई यानी क्या है, ये भी धारा है, तो एक तो ये हो गया। इसके अलावा इसका छोटा रूप दूँ मैं, तो मैं इसको ई एस यानी पहले रुको, आर यानी आंतरिक, ई एस यानी स्रोत, स्रोत वोल्टेज आ गया। स्रोत वोल्टेज के अलावा यहाँ पर मैं लिख दूँ यहाँ पर वी, वी यानी लोड ईएमएफ, यानी ये क्या आपका लोड ईएमएफ, और ये क्या था आपका स्रोत ईएमएफ। ठीक है दोस्तों, स्रोत ईएमएफ लोड ईएमएफ बट्टा आई, यानी ये होगी इसकी विद्युत धारा। तो इस प्रकार हम आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए इस प्रकार का सूत्र लगाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, लगभग ये आपकी 7वीं क्लास होगी इस सेल लेसन की, तो लगभग आपकी एक क्लास हो बची है। अब इस एक क्लास में आपको बता दूं कि बैटरियों का अपेक्षित घनत्व किससे मापते हैं, बैटरियों की रेटिंग किस में आती है, यानी एम्पीयर घंटे में आती है, वाट घंटे में आती है। इसके अलावा ये किस किस से इसकी बैटरी की चार्जिंग अवस्था मापी जा सकती है। इसके अलावा इनके न्यूमेरिकल काफ़ी है, जो लगभग आपकी 20-25 मिनट की क्लास एक और हो पाएगी, उसमें लगभग सभी चीज़ें क्लियर करा देंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस।